अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास टॉपिक है एल्गोरिदम एनालिसिस। यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 3.4 जो है एल्गोरिदम एनालिसिस, इसको कंप्लीट करना है। और इस सेक्शन के अंदर हमारे पास टोटल 3 चीज़ें जो कि हमने डिस्कस करनी है बुनियादी तौर पे। एक हमारे पास है टाइम कम्प्लेक्सिटी, एक हमारे पास है बिग ओ नोटेशन, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी स्पेस कम्प्लेक्सिटी। इन 3 चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास हमारा ये जो सेक्शन है 3.4 एल्गोरिदम एनालिसिस ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ भी है, इसको भी हम इंशाल्लाह यहाँ पे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी अपने सेक्शन 3.4 को। हम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एल्गोरिदम एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम्स। अब देखिए हमारे पास जो एल्गोरिदम एनालिसिस है ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एल्गोरिदम्स की जो कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी होती है इसको हम डिटरमिन करते हैं। ठीक है जी, कि आपके पास जो एल्गोरिदम्स हैं इनकी क्या कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी है। अब ये जो इनकी कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर 2 चीज़ें शामिल हैं, विच इंक्लूड्स देयर टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। कि जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है एल्गोरिदम्स की वो क्या है, और डिफरेंट एल्गोरिदम्स की जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है ये किस तरह से है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास जो हैं इन दोनों के हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। टाइम कम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है इसको भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे ये दोनों चीज़ें क्या हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से दिस एनालिसिस हेल्प्स प्रिडिक्ट द एल्गोरिदम्स परफॉर्मेंस। अब ये जो एनालिसिस है, ये जो आप तज्जिया करते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी का, इसकी हेल्प से आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप पेशन गोई कर सकते हैं। पेशन गोई इस चीज़ की कर सकते हैं कि आपके पास जो एल्गोरिदम है इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। ठीक है जी, एंड इज़ क्रूशल फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट एल्गोरिदम फॉर ए पर्टिकुलर टास्क। और एक किसी मखसूस काम के लिए आप बेहतरीन एल्गोरिदम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी टाइम कम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को स्टार्ट करें। टाइम कम्प्लेक्सिटी इज़ ए मेजर ऑफ हाउ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ द इनपुट डेटा ग्रोज। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ये इस चीज़ का मेजर है, ये इस चीज़ की पैमाइश है कि जैसे जैसे आपका इनपुट डेटा बढ़ता है तो उसके साथ साथ आपके पास जो एल्गोरिदम है इसका रनिंग टाइम किस तरह से बढ़ता है या कैसे इसका रनिंग टाइम बढ़ता है इनपुट डेटा के बढ़ने के साथ साथ। ठीक है जी, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास इट हेल्प्स अस। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन देख ली है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी इस चीज़ का मेजर है, इस चीज़ की पैमाइश है जिसके अंदर आप ये पैमाइश करते हैं, ये चीज़ आप मेजर करते हैं कि जैसे जैसे आपके इनपुट का साइज बढ़ता है तो आपके पास जो एल्गोरिदम है आपका उसका रनिंग टाइम कैसे बढ़ता है उसके मुकाबले में, यानी कि आपके पास जो इनपुट डेटा है उसके मुकाबले में एल्गोरिदम का रनिंग टाइम कैसे बढ़ता है। इस चीज़ की जो मेजर है या इस चीज़ की जो पैमाइश है वो कहलाती है टाइम कम्प्लेक्सिटी। It helps us understand how efficiently an algorithm performs when dealing with larger amounts of data. ये चीज़ हमें ये समझने में हेल्प करती है कि आपके पास अगर डेटा की लार्जर अमाउंट्स आ जाएं तो उनके साथ डील करते हुए आपका जो एल्गोरिदम है ये कितना एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कंसिडर द टास्क ऑफ सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। मिसाल के तौर पे आपके पास एक टास्क है, आपने जो नंबर्स हैं उनकी एक लिस्ट है उसको आपने सॉर्ट करना है, उसको आपने तरतीब देना है। इफ़ द लिस्ट कंटेन्स ओनली ए फ्यू नंबर्स, अगर लिस्ट के अंदर चंद एक नंबर हैं, द टास्क माइट बी क्विक, तो काम हो सकता है जल्दी हो जाए। हाउएवर ताहम एज द वॉल्यूम ऑफ नंबर्स इंक्रीजेज, जब नंबर्स आप बढ़ा देंगे द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉर्ट देम आल्सो इंक्रीजेज, तो उनको तरतीब देने का जो वक्त दरकार है वो वक्त भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। टाइम कम्प्लेक्सिटी अलाउज अस टू प्रिडिक्ट हाउ दिस रन टाइम स्केल विद द इनपुट साइज। अब देखें जो टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर हम इस चीज़ की समझ हो तो हमें इससे हेल्प मिलती है कि हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं हाउ दिस रन टाइम स्केल, ये जो रन टाइम है ये किस हिसाब से बढ़ता है। स्केल का मतलब है किस हिसाब से बढ़ता है, किस हिसाब से कम होता है। विद इनपुट साइज के लिहाज से, यानी कि जब इनपुट साइज ज़्यादा हो गया तो अगर हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी का पता है, किसी एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी का हमें पता है, तो हम ये बता सकते हैं कि इस तरह से अगर इस हिसाब से इनपुट डेटा हम बढ़ाएंगे तो जो रन टाइम है एल्गोरिदम का वो फिर इस हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है जी, तो ये फ़ायदा है हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी बिग ओ नोटेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देखते हैं। बिग ओ नोटेशन इज ए मैथमेटिकल वे, जो बिग ओ नोटेशन है ये एक मैथमेटिकल तरीका है टू डिस्क्राइब द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है उसको डिस्क्राइब करने का। इट प्रोवाइड्स एन अपर बाउंड ऑन द टाइम एन एल्गोरिदम विल टेक टू कंप्लीट। अब एल्गोरिदम जो टाइम लेगा उस टाइम का अपर बाउंड बताता है बिग ओ नोटेशन। ठीक है जी, बिग ओ नोटेशन से आपको अपर बाउंड मिल जाता है। किस चीज़ का अपर बाउंड मिलता है, उस टाइम का अपर बाउंड मिलता है जो कि एल्गोरिदम लेगा कंप्लीट होने के लिए। ठीक है जी, एज द इनपुट साइज ग्रोज, जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता जाएगा तो आपको अपर बाउंड मिलता जाएगा
आपके एल्गोरिदम के टाइम के लिए, ठीक है। जैसे जैसे आप इनपुट डेटा बढ़ाते जाएंगे, आपका जो एल्गोरिदम है उसको टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा इनपुट के साथ साथ, ठीक है जी। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपके एल्गोरिदम को इनपुट डेटा के बढ़ने के साथ साथ टाइम भी ज़्यादा चाहिए, तो फिर आपको एक अपर बाउंड चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा हमारे एल्गोरिदम को ये काम कंप्लीट करने के लिए। तो वो जो अपर बाउंड है वो आपको मिलता है बिग ओ नोटेशन से, ठीक है जी। तो अपर बाउंड आपको मिलता है, इससे अपर बाउंड का मतलब है कि मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा हर इनपुट के लिए कि इतना मैक्सिमम टाइम लग सकता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एल्गोरिदम को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है जी। या फिर एल्गोरिदम को अपना काम करने के लिए इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इससे कम टाइम के अंदर एल्गोरिदम अपना काम कर लेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको अपर बाउंड मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, दिस नोटेशन हेल्प्स इन कंपेयरिंग द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट एल्गोरिदम्स बाय गिविंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ देयर परफॉर्मेंस। अब जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स की परफॉर्मेंस है उनकी क्लियर पिक्चर जो है वो देते हुए ये उनकी जो एफिशिएंसी होती है मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स की, ये कंपेयर कर सकती है नोटेशन, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, हाउ बिग ओ नोटेशन वर्क्स। ये जो बिग ओ नोटेशन है काम कैसे करती है हमने अब यहाँ पे देखना है। बिग ओ नोटेशन यूजेज सिंबल्स टू डिस्क्राइब हाउ द रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम चेंजेस विद द साइज ऑफ द इनपुट। अब जो इनपुट का साइज है उसके हिसाब से एल्गोरिदम का जो रन टाइम है ये कैसे तब्दील होता है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो बिग ओ नोटेशन इसके अंदर हम सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। हेयर आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी O1, ठीक है जी, ये सिंबल है O1, ये आपके पास है कॉन्स्टेंट टाइम। द रन टाइम रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट साइज, यानी कि कोई ऐसा अगर आपके पास एल्गोरिदम है जिसके अंदर आप इनपुट का साइज जो भी दे दें, इसका रन टाइम हमेशा अगर कांस्टेंट रहे तो आप फिर ये कहते हैं कि इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ये O1 है, ठीक है जी, कांस्टेंट टाइम है इसका। उसके बाद आपके पास है जी ON, लीनियर टाइम। द रन टाइम ग्रोज लीनियरली विद द इनपुट साइज, यहाँ पे आपके पास जो रन टाइम है ये इनपुट साइज के साथ लीनियरली ग्रो करता है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो रन टाइम है वो बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप इनपुट साइज थोड़ा सा बढ़ाएं तो रन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा आपके पास अगर बढ़ेगा इनपुट साइज तो थोड़ा थोड़ा ही रन टाइम बढ़ेगा, ठीक है जी, ज़्यादा नहीं वो बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे, सपोज देयर आर n स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, मिसाल के तौर पे कॉलेज के अंदर n स्टूडेंट्स हैं, ईच विद यूनिक स्टूडेंट आईडी, हर एक स्टूडेंट की एक अपनी यूनिक स्टूडेंट आईडी है। इफ़ वी नीड टू फाइंड स्पेसिफिक स्टूडेंट बाय सर्चिंग थ्रू द लिस्ट ऑफ ऑल n स्टूडेंट्स, अगर हम तमाम जो n स्टूडेंट्स की लिस्ट है उसके अंदर हम सर्च करें एक मखसूस स्टूडेंट को फाइंड करें, द टाइम इट टेक्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैंस इट इज़ लीनियर। तो इसीलिए जो टाइम चाहिए इस काम को मुकम्मल करने के लिए स्टूडेंट्स की तादाद के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये लीनियर है, ठीक है। तो ये लीनियर का मतलब उन्होंने मिसाल से समझा दिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक टाइम। क्वाड्रेटिक टाइम का मतलब ये है कि जो स्क्वायर होगा इनपुट के साइज का उस हिसाब से आपका जो टाइम है वो बढ़ेगा, ठीक है जी। अब ये कैसे बढ़ेगा ये हमें यहाँ पे देखना है, ON स्क्वायर, ठीक है जी, ये आपके पास क्वाड्रेटिक टाइम। द रन टाइम इंक्रीजेज विद द स्क्वायर ऑफ द इनपुट साइज, जो इनपुट साइज है इसके स्क्वायर के हिसाब से आपका रन टाइम बढ़ेगा। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, कंसीडर सिनेरियो वेयर n स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज आर पार्टिसिपेटिंग इन ए प्रोग्रामिंग कंपटीशन। मिसाल के तौर पे कॉलेज के अंदर एक प्रोग्रामिंग का कंपटीशन हो रहा है जिसके अंदर टोटल n स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। एंड वी वांट टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच पेयर ऑफ स्टूडेंट्स टू डिटरमिन द बेस्ट टीम, और बेस्ट टीम को मालूम करने के लिए जितने भी पेयर्स हैं स्टूडेंट्स के उनको हम आपस में कंपेयर करवाएंगे, ठीक है जी, या फिर उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको हम कंपेयर करेंगे। टू डू दिस, ये काम करने के लिए, वी मस्ट कंपेयर ईच स्टूडेंट विद एवरी अदर स्टूडेंट, हमें हर स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा ये काम करने के लिए। द नंबर ऑफ कंपेरिजन रिक्वायर्ड इज द सम ऑफ द फर्स्ट n-1 इंटीजर्स। तो आपके पास जो पहले n-1 इंटीजर्स हैं उनका जो सम है ये आपके पास टोटल कंपैरिजन हैं जो कि आपको चाहिए। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पहला स्टूडेंट है इसका कितने बाकी स्टूडेंट्स के साथ कंपैरिजन होगा n-1 के साथ, क्योंकि टोटल तो n है, एक ये खुद है पहला, तो इसका एक को छोड़ के बाकी अपने यानी कि अपने आप को छोड़ के बाकी सबके साथ इसका कंपैरिजन है। तो पहले स्टूडेंट का कंपैरिजन है n-1 स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है जी। तो आपके पास जो दूसरा स्टूडेंट है उसका कंपैरिजन खुद को छोड़ के और पहले को छोड़ के बाकी सबके साथ, क्योंकि पहले का सबके साथ कंपैरिजन हो चुका था, दूसरे के साथ भी हो चुका था। तो इसलिए जब आप दूसरा स्टूडेंट लेंगे तो इसका कंपैरिजन पहले के साथ भी नहीं होगा, अपने साथ भी नहीं होगा, बाकी सबके साथ होगा। तो 2 को छोड़ के बाकी कितने हो गए n-2। उसके बाद जो तीसरा है उसका कंपैरिजन होगा n-3 के साथ, यानी कि पहले दोनों को छोड़ के, खुद को छोड़ के, यानी कि 3 को निकाल के बाकी सबके साथ तीसरा कंपैरिजन है। उसके बाद चौथे का कंपैरिजन होगा n-4 के साथ, और उसके बाद जो आपके पास आखिरी से पहला होगा उसका कंपटीशन होगा
सिर्फ एंड वाले बच्चे के साथ, और जो एंड वाला बच्चा होगा उसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि उसका सबके साथ कंपैरिजन हो चुका है। तो इस तरह से आप चलते हैं कि n-1, n-2, n-3, n-4 अप टू सो ऑन अप टू 1 और एंड तक 0। इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास होंगे टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस। ये जितने भी बनते हैं ये आपके पास होंगे टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस। ठीक है जी, तो यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है, द नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड, जो कंपैरिजंस हमें चाहिए तो उनकी जो तादाद है वो कितनी होगी, इज द सम ऑफ द फर्स्ट n-1 इंटीजर्स, ये पहले n-1 इंटीजर्स का सम है। ठीक है, यही जो अभी आपको मैंने सम इनका या फिर एडिशन अभी दिखाया मैंने वही है ये, विच कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज n इंटू n-1 ए क्वाड्रेटिक ग्रोथ। अब ये जो आपके पास सम है या फिर टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन हैं पहले n-1 इंटीजर्स के, वो कह रहे हैं इनको अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है इस क्वांटिटी के साथ। ठीक है, जब हम कह सकते हैं कि तकरीबन इतने हैं वो, हालांकि एग्जैक्टली इतने नहीं बनते। जो आपके पास वो सम निकला है, अभी जो हमने सम निकाला है वो इतना नहीं बनता, एग्जैक्टली इतना नहीं बनता, लेकिन वो कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली वो इतना बनता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक ग्रोथ है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक ग्रोथ ये किस तरह से है, जो n है इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा n² माइनस n। तो यहाँ पे n की मैक्सिमम पावर आपको क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक ग्रोथ है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक ग्रोथ का मतलब ये है कि आपके पास अगर n टोटल स्टूडेंट्स हों तो उनके लिए आपको इतने जो है वो कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से यानी कि ये क्वाड्रेटिक ग्रोथ है, यानी कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती जाएगी आपको कंपैरिजंस ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो इसका रिजल्ट ये होगा फिर आपको टाइम भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक ग्रोथ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी ओ लॉग एन, ये हमने अब देखना है, ये हमारे पास है ये लॉगरिथमिक टाइम, द रन टाइम ग्रोज लॉगरिथमिकली। अब यहाँ पे जो रन टाइम है वो लॉगरिथमिकली बढ़ता है, मीनिंग इट इंक्रीजेज वेरी स्लोली रिलेटिव टू द इनपुट साइज, यानी कि जो इनपुट साइज है उसके मुकाबले में ये बहुत स्लोली इंक्रीज होता है, यानी कि आपके जो इनपुट का साइज है ये जब ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो आपके पास जो रन टाइम है ये थोड़ा बढ़ता है। ठीक है जी, इमेजिन यू आर थिंकिंग अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब आप यूँ समझें या फिर आप इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि आप 1 और 100 के दरमियान आप कोई नंबर सोच रहे हैं। ठीक है जी, एंड आई वांट टू गेस इट, और मैं इसको गेस करना चाह रहा हूँ। आई कैन ओनली आस्क येस नो क्वेश्चंस, और हम जो है वो सवाल क्या पूछ सकते हैं, सिर्फ येस नो वाले सवाल पूछ सकते हैं जिनका जवाब हो येस या नो के अंदर। इज़ इट ग्रेटर देन 50, तो हम ये पूछ सकते हैं क्या ये 50 से ज़्यादा है। इज़ इट लेस देन 25, क्या ये 25 से कम है। इज़ इट इक्वल टू 37, क्या ये 37 है। ठीक है जी, तो इस तरह के हमारे पास जो सवाल हैं, इस तरह के सवाल हम पूछ सकते हैं ऐसे सिचुएशन के अंदर। एवरी टाइम आई आस्क अ क्वेश्चन, जब जब मैं एक सवाल पूछता हूँ, आई कट द रेंज हाफ, तो रेंज जो है वो हाफ हो जाती है। हाफ कैसे हो जाती है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जैसे एक सवाल है, इज़ इट ग्रेटर देन 50, क्या ये 50 से बड़ा नंबर है। अगर तो आप कहते हैं कि 50 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे देखें 1 से लेकर 100 तक जो है वो नंबर्स थे, इनमें से आपने गैस करना था। अगर आप कह देते हैं कि ये 50 से बड़ा नंबर है, तो फिर 1 से 50 तक जो नंबर हैं पीछे वाले वो तो सारे बाहर चले गए। ठीक है, वो अब हमारे मतलब के नंबर नहीं रहे, हमें सिर्फ 50 और 100 के दरमियान वाले जो नंबर हैं उनके दरमियान हमें अब सिर्फ सर्च करना है। ठीक है, तो इसलिए आधे नंबर चले गए, तो इसलिए जो रेंज है वो आधी रेंज जो है वो कट हो जाती है। ठीक है जी, या फिर आधी जो रेंज है वो ख़त्म हो जाती है इस तरह से। दिस प्रोसेस बाइनरी सर्च टेक लॉगरिथमिक टाइम, तो ये जो आपके पास प्रोसेस होता है इसका लॉगरिथमिक टाइम होता है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है, इसको भी हम देख लेते हैं। इस ग्राफ के अंदर हमारे पास दो चीज़ें, एक हमारे पास इनपुट साइज़ है और एक हमारे पास टाइम है, दोनों के दरमियान रिलेशन है। यहाँ पे आपके पास इनपुट साइज़, यानी कि यहाँ पे इनपुट साइज़ कम है, यहाँ पे और ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनपुट साइज़ है। और जिस तरह से आपका इनपुट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है आपका टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास टाइम कुछ और है, यहाँ पे टाइम कुछ और है, यहाँ पे टाइम कुछ और है। यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपके पास यहाँ पे कुछ टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ दी हुई हैं। इन टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर हमने ये देखना है कि हमारे पास जो इनपुट साइज़ इसके बढ़ने के साथ साथ हमारा जो टाइम है ये किस हिसाब से बढ़ता है। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट रिलेशंस हैं इनपुट साइज़ और टाइम के दरमियान। आपको इनफैक्ट यहाँ पे जितनी भी ये कर्व्स नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4, ये चारों जो कर्व्स हैं ये डिनोट कर रही हैं रिलेशनशिप को इनपुट साइज़ और टाइम के दरमियान। यहाँ पे जो आपके पास O1 है कांस्टेंट टाइम, अगर आप शुरू में देखें तो हमने देखा था कांस्टेंट टाइम O1। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आपकी इनपुट साइज़ जो है जितनी मर्जी ज़्यादा हो जाए आपका जो टाइम है वो कांस्टेंट ही रहना है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन भी हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जब होगी तो इसका मतलब ये है कि इनपुट साइज़ आपका कम हो, दरमियाना हो या ज़्यादा हो, तो आपके पास जो टाइम है वो एक जैसे लगेगा तमाम साइज़ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है ये आपके पास
ओ एन, अगर आप ओ एन देखें तो ये आपके पास जो है लीनियर टाइम, ठीक है। ओ एन अगर आप देखें तो ये लीनियर टाइम था। अब ये लीनियर टाइम का क्या मतलब है? लीनियर टाइम का मतलब ये है कि जितनी आपकी इनपुट बढ़ती है उतना आपका टाइम बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो अगर आप यहाँ पे देखें इस पॉइंट को आप देख लें, फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास पॉइंट है इसके नीचे इनपुट ये है और जो टाइम है वो इतना रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे आपको इनपुट आपके पास ये है और इस इनपुट के बाद आपको जो टाइम चाहिए होता है वो ये टाइम आपको चाहिए होता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप इस पॉइंट के ऊपर आ जाएं तो इनपुट आपके पास ये है और टाइम आपको इतना चाहिए होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जिस हिसाब से आपकी इनपुट का साइज़ बढ़ रहा है उसी हिसाब से आपका इधर टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये लीनियर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी ओ लॉग एन। यहाँ पे जी लॉगरिथमिक टाइम। अब देखें इस कर्व को अगर आप देखें तो शुरू में जब इनपुट साइज़ बड़ा है तो ये थोड़ी सी जल्दी कर्व ऊपर गई है, लेकिन जैसे जैसे इनपुट का साइज़ ज़्यादा होता जा रहा है तो इनपुट के साइज़ के ज़्यादा होने के साथ साथ जो आपके पास कर्व है ये थोड़ी सी स्ट्रेट होती जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास इनपुट का साइज़ ये जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो आपका जो टाइम है ये इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। इस कर्व के ऊपर जाने का मतलब है कि आपका टाइम ऊपर जा रहा है, तो कर्व ऊपर जाना कम कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जैसे जैसे आपका इनपुट का साइज़ बढ़ रहा है कर्व ऊपर कम जा रही है, ठीक है। तो ये लॉगरिथमिक टाइम है। उसके बाद आप देखें क्वाड्रेटिक टाइम, ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे आपके पास इनपुट जब ये थी तो टाइम आपके पास था ये, जब आपकी इनपुट उतना ही आगे गई तो टाइम आपका फिर थोड़ा सा ज़्यादा आगे चला गया, लेकिन फिर जब आपकी इनपुट मज़ीद इतनी आगे गई तो आपका जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखें आप यहाँ पे इनपुट्स के अंदर फ़र्क देखें, इनपुट्स के अंदर सिर्फ इतना सा फ़र्क है, या फिर जो इनपुट का साइज़ है डिफरेंट, जो दो साइज़ है इनपुट के, इनपुट साइज़ के अंदर सिर्फ इतना सा फ़र्क है, लेकिन जो टाइम आपको चाहिए उसके अंदर फ़र्क बहुत बढ़ गया है, ठीक है। पहले जो फ़र्क था इनपुट साइज़ का ये था और टाइम जो है उसका फ़र्क ये था, ठीक है। तकरीबन दोनों चीज़ें बराबर थी, लेकिन जैसे ही आप इनपुट साइज़ इधर आप पहुँचे हैं, थोड़ा आपने साइजेस बढ़ा दिए हैं तो जो टाइम रिक्वायर्ड है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो ये आपके पास जो टाइम है ये क्वाड्रेटिक टाइम है, ठीक है जी। इसलिए आप इसको कह रहे हैं ओ एन स्क्वायर, ठीक है जी। ये वैसे एन स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है या फिर जो आपके पास एक फंक्शन होता है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये उसका एक ग्राफ बनता है, ठीक है जी। यानी कि आप इसके अंदर एक इनपुट देते हैं, उस इनपुट का आप स्केयर लेते हैं तो आपके पास आउटपुट आ जाती है, ठीक है जी। इनपुट्स जो आपके पास वो आप डिनोट करते हैं इस एक्सेस के ऊपर जिसको आप एक्स एक्सेस कहते हैं, और जो आउटपुट्स हैं उनको आप डिनोट करते हैं यहाँ पे वाई एक्सेस के ऊपर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ग्राफ भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक पैराग्राफ, इसको हम देख लेते हैं। व्हेन कंपेयरिंग डिफरेंट टाइम कम्प्लेक्सिटीज़, जो मुख्तलिफ टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ इनको कंपेयर करते हुए, इट्स एसेंशियल टू अंडरस्टैंड हाउ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एल्गोरिदम ग्रोज। ये बड़ा अहम है समझना कि जो एल्गोरिदम है उसका जो टाइम है वो कैसे बढ़ता है, या फिर एल्गोरिदम के लिए जो टाइम चाहिए वो कैसे बढ़ता है। एज द साइज ऑफ द इनपुट एंड इंक्रीजेस, जैसे जैसे जो इनपुट का जो साइज़ है वो बढ़ता है, ठीक है जी। यानी कि जैसे जैसे इनपुट का साइज़ बढ़ता है उसके साथ साथ जो एल्गोरिदम का रन टाइम है वो कैसे बढ़ता है ये जानना ज़रूरी है, ठीक है जी। कांस्टेंट टाइम रिप्रेजेंटेड एज O1 रिमेन्स अनचेंज्ड रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ n। आपके पास n का जो भी साइज हो आपके पास जो कांस्टेंट टाइम है वो तब्दील नहीं होता, ठीक है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस मीन्स दैट नो मैटर हाउ लार्ज द इनपुट इज, इसका मतलब है कि कोई मसला नहीं है, इनपुट जितनी मर्जी बड़ी हो द टाइम टेकन विल बी द सेम, तो जो टाइम चाहिए वो सेम होगा। एज सीन बाई द फ्लैट लाइन इन द ग्राफ, जो कि फ्लैट लाइन जो है ग्राफ के अंदर उससे देखा जा सकता है। ये है जी आपके पास फ्लैट लाइन, सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी स्पेस कम्प्लेक्सिटी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी मेजर्स हाउ द अमाउंट ऑफ मेमोरी और स्पेस एंड एल्गोरिदम यूजेस चेंजेस, यानी कि आपका एल्गोरिदम जो मेमोरी या फिर स्पेस इस्तेमाल करता है उसकी जो अमाउंट है मेमोरी या स्पेस की वो किस तरह से चेंज होती है एज द साइज ऑफ द इनपुट डेटा इंक्रीजेज। यानी कि जैसे जैसे आप इनपुट का साइज बढ़ाते जाते हैं तो एल्गोरिदम जो स्पेस या जो मेमोरी इस्तेमाल करता है उस मेमोरी की अमाउंट कैसे बढ़ती है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को जब आप देखते हैं या फिर इसको आप मेजर करते हैं तो इसको फिर आप कहते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ठीक है जी। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ एफिशिएंटली एन एल्गोरिदम यूजेस मेमोरी व्हेन हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट्स। ये चीज़ हमें हेल्प करती है बात समझने के लिए कि कितना एफिशिएंटली एक एल्गोरिदम जो है वो मेमोरी को इस्तेमाल करता है जब वो डेटा सेट्स जो होते हैं बड़े बड़े डेटा सेट्स उनके साथ वो डील कर रहा होता है या फिर उनको जब वो हैंडल कर रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, इफ़ एन एल्गोरिदम नीड्स टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, अगर हमारे पास एक जो एल्गोरिदम है उसने एक नंबर्स की लिस्ट को स्टोर करना है, इट्स स्पेस कम्प्लेक्सिटी टेल्स अस हाउ मच मेमोरी विल बी रिक्वायर्ड। तो इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है वो हमें ये बताती है कि कितनी मेमोरी चाहिए होगी एज द वॉल्यूम ऑफ द नंबर्स इंक्रीजेस,
कि जैसे जैसे नंबर्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 3.4 एल्गोरिदम एनालिसिस को कंप्लीट किया। यहाँ पे हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी का टॉपिक देखा, बिग ओ नोटेशन को हमने डिस्कस किया, और यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमने इसको भी डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा सेक्शन 3.5 है एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स। इसको फिर इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे।